अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ मैं हूं आपकी मेजबान कुरतुलैन गफ्फार। नाज़रीन, कोरोना की तीसरी लहर बड़ी जानलेवा साबित हो रही है। कुछ हल्के मुकम्मल लॉकडाउन की बात भी कर रहे हैं, लेकिन वजीर आज़म ने साफ कह दिया है कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। अवाम एहतियात करें। ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि पाकिस्तान की कमजोर मईशत अब मजीद लॉकडाउन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अब भी वक्त नहीं गुजरा। अगर अवाम कोरोना एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद करना शुरू कर दें तो कोरोना की इस तीसरी लहर पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी तरफ रमजान मुबारक की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। रमजान नजदीक आते ही सियासी सरगर्मियां भी मांद पड़ना शुरू हो गई हैं। इस रमजान में महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची का मुकम्मल अहवाल, लेकिन पहले चलते हैं लाहौर, जहां महानूर हमें बताएंगी लाहौर का अहवाल। जी महानूर। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं महानूर इफ्तिखार। तो शामिल करते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। आए दिन बिजली की बढ़ती कीमत ने आवाम को परेशान हाल बना दिया। अखुवत एक ऐसा माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम जिसके तहत 40 लाख गरीब खानदानों को 132 अरब रुपए से जायद रकम फराहम की गई। कोरोना वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है? जी तो नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। अब रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहां रजिया खान हमारी मुंतज़िर हैं और हमें बताएंगी शहर इक़्तिदार का अहवाल। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहर इक़्तिदार से मैं हूं आपकी मेज़बान रजिया खान। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लाए हैं वो खबरें जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। आपको आगाह करेंगे अहम तरीन खबरों और उनके तज्जियों से। नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। बढ़ती हुई बिजली की कीमतें और सारिफीन की शिकायत, बिजली का बिल महज सरकार की कमाई और सारिफ की तबाही। मुल्क में महंगाई 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर। रमज़ान की आमद से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा। क्या अवाम रमज़ान पैकेज से मुतमईन? वैक्सीनेशन सेंटर से अवाम कितने मुतमईन? इस्लामाबाद में कितने वैक्सीनेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं? पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की अफराद वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन ना होने से परेशान। जी तो नाज़रीन, ये थी लाहौर और इस्लामाबाद की हेडलाइंस। अब मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची में क्या हुआ, लेकिन पहले आपको बताऊंगी हेडलाइन। शहर कराची में कोविड वैक्सीनेशन का अमल कहां तक पहुंचा और अब तक कितने अफराद को ये वैक्सीन लगाई गई है और ये अमल कब तक जारी रहेगा, सारी तफसीलात मिलेंगी आपको इसी प्रोग्राम में। क्या रमजान मुबारक में महंगाई के जिन पर काबू पाया जाएगा या कराची के शहरी रमजान मुबारक में भी महंगी चीजें ही खरीदेंगे? महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना एसओपीज के हवाले से नया हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, शहर में अब इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। रमजान मुबारक के महीने में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए डीजी रेंजर सिंध की जेर सदारत अहम इजलास। कराची में इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के दौरान केएमसी के अमले की मुबैना गफलत, अचानक इमारत गिरने से 4 मजदूर मलबे तले दबकर जख्मी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से एमक्यूएम के 3 रुकनी वफ्द की मुलाकात, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक गुफ्तगू की गई। रमजानुल मुबारक करीब आते ही कराची में मुल्क की सबसे बड़ी खजूर मार्केट के कारोबार में तेजी आ गई। तलबा का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, इम्तहान मनसूख किए जाए, तलबा ने मुतालबा कर दिया। कराची के इलाके अजीजाबाद में पार्क की जगह पर कब्जा माफिया ने शादी हॉल्स बनाना शुरू कर दिया। जी तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं इस अहम खबर से कि मुल्क में 50 साल तक के अफराद में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। इस हवाले से शहर कराची में भी बुजुर्ग शहरियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। कराची में कोरोना वैक्सीन का ये अमल कहां तक पहुंचा है और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, इस हवाले से बात करेंगे अपनी नुमाइंदा रिजा फातिमा से। रिजा, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि कोविड वैक्सीनेशन लगाने का तरीकाकार क्या है, इसकी वजाहत करें और ये भी बताएं कि शहर में कितने मकामात पर वैक्सीनेशन हो रही है और इस हवाले से शहरियों को क्या मसाइल पेश आ रहे हैं और क्या वैक्सीनेशन के इस अमल में किसी तरह की कोई बदइंतजामी देखने में तो नहीं आ रही? जी बिल्कुल, देखें कराची समेत सिंध भर में जो कोरोना वैक्सीनेशन के अमल का आगाज़ हुआ था वो 3 फरवरी से हुआ था, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध ने किया था। जिसके बाद से कराची समेत सिंध भर के जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स जो महकमा सेहत की जानिब से बनाए गए हैं उनमें वैक्सीनेशन का अमल जारी है। 2 मरहलों में जो है वैक्सीनेशन के वो अब तक मुकम्मल हो चुके हैं। पहला मरहला था वैक्सीनेशन का जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीनेट करवाया खुद को, जिसके बाद जो
दूसरा मरहला था उसमें 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन जो है वो की गई और सीनियर सिटीजन्स की भी जो है वैक्सीनेशन हुई। अब तीसरा मरहला है उसका भी आगाज़ हो चुका है, जिसमें जो 60 साल से कम उम्र के अफराद हैं और उसके अलावा जो दीगर अफराद हैं, दीगर बीमारियों में मुब्तला अफराद, उनकी भी वैक्सीनेशन जो है अब शुरू हो चुकी है। अगर कराची के सेंटर्स की बात की जाए तो जितने कराची में एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं उनकी तादाद कुछ 27 के करीब है, जबकि सिंध भर के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो 130 से ज़ायद हैं और काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है। अब तक कोई ऐसे मनफी जो है असरात इस वैक्सीनेशन के नुमाया नहीं हुए। जी तो नाज़रीन, कराची में कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से आपने हमारी नुमाइंदा रिजा फातिमा की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करते हैं कि कोविड वैक्सीनेशन का अमल खुश असलूबी से जारी रहेगा। और अब हम बात करते हैं महंगाई के हवाले से। शहर कराची में महंगाई ने जो तूफान बदतमीजी मचा रखा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमानों को छू रही हैं और अब रमजान का महीना शुरू होने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं बचा, चुनाचा इस बात का इम्कानात मौजूद है कि महंगाई के जिम्मेदार माफिया रमजान के महीने में हमेशा की तरह इस दफा भी मुनाफाखोरी कर सकते हैं। क्या सिंध हुकूमत ने रमजान मुबारक में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदामात उठाने का कोई फैसला किया है या शहरियों को हमेशा की तरह महंगे दामों ही जरूरियाती जिंदगी की अशिया खरीदना पड़ेंगी? इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। जी काशिफ, आपको तो मालूम है कि मुर्गी, दूध, आटा और कुकिंग ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन इंतजामिया सोती रही है। अब रमजान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है। क्या रमजान मुबारक के महीने में आम आदमी को कोई रिलीफ मिल पाएगा या हमेशा की तरह इस दफा भी आम शहरी महंगी चीजें ही खरीदेंगे? जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद है, लेकिन कराची की जो शहरी इंतज़ामिया ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत है उसका रवैया हस्ब मामूल जो है बिल्कुल वो महंगाई से लाताल्लुकी इख्तियार कर रखी है, क्योंकि पूरा साल देखने में आया कि जो अशिया खुर्दोनोशी कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी रहा, लेकिन सिंध हुकूमत और शहरी इंतज़ामिया के कान पर जूं तक ना रेंगी। न सिर्फ कराची में ताज़ा दूध महंगा हुआ बल्कि इस दौरान जो मुर्गी की कीमत थी वो बुलंद तरीन सतह पर चली गई। शहर में मुर्गी 450 से 500 रुपये फ़ी किलो कीमत तक फरोख्त की गई। इसके अलावा सब्जियां, फल, ये भी सब महंगे दामों पूरा साल फरोख्त होते रहे। लेकिन बिलाखिर सिंध हुकूमत जो है वो रमज़ान की आमद के साथ ही जाग जाती है, नुमाइशी तौर पर सही, लेकिन कार्रवाइयाँ की जाती हैं ताकि आवाम को ये एहसास दिलाया जा सके कि सूबे में कोई हुकूमत है और आवाम के जो मसाइल हैं उसको देखा जा रहा है। लेकिन ताहाल अभी तक हैरत अंगाज बात यह है कि कराची में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों पर काबू पाने के लिए, सरकारी नरफनामा मुरतब करने के लिए, उस पर अमल दरामद के लिए कोई एक्शन प्लान ताहाल तरतीब नहीं दिया गया। जितना दिन आपने रमजान मुबारक में महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से मुमकिन हुकूमती इक़दामात के मुतालिक हमारे नुमाइंदे की गुफ्तगू सुनी। अब यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊंगी कि महकमा दाखिला से ने कोरोना एसओपीज के हवाले से नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस हुक्मनामे के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इंडोर डाइनिंग्स और शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने पूरे मुल्क को परेशान करके रख दिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात उठाए जा चुके हैं। अब सिंध हुकूमत भी तेजी से इस हवाले से इक़दामात उठा रही है। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे वकील राव के मुताबिक महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए नई पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पाबंदियों का इतलाक 11 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेगा। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक कारोबार खुला रहेगा। शादी हॉल्स पर 6 अप्रैल से मुकम्मल पाबंदी होगी। सूबे में जलसे जुलूसों समेत किसी भी तरह की समाजी तकरीबात की इजाजत नहीं होगी। महकमा दाखिला सिंध ने रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने पर भी पाबंदी लगाने का फैसला किया है। अलबत्ता रात 10 बजे तक टेक अवे और आउटडोर डाइनिंग की इजाजत होगी। तफरीही पार्क्स को मुकम्मल बंद कर दिया गया है, जबकि जॉगिंग ट्रैक्स खुले रहेंगे। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी और निजी इदारों में 50% अमले को बुलाने की हिदायत की गई है। नोटिफिकेशन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी अहम फैसले किए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों को बिठाने की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, अस्पतालों और करियाना स्टोर्स पर इन पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा।
जी तो नाज़रीन आपको बताएं कि कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि अब कराची में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इस हवाले से मुल्क में पहली बार इलेक्ट्रिक बस ने अपने सफर का आगाज कर दिया है। इस साल दिसंबर तक इन इलेक्ट्रिक बसों की तादाद 100 तक पहुंच जाएगी। कराची के शहरी ट्रांसपोर्ट के मसाइल का एक अरसे से शिकार हैं। इस हवाले से देखा जाए तो शहर में इलेक्ट्रिक बसों का चलना शहरियों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। नाज़रीन चंद रोज कबल रमजान मुबारक के महीने में अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी की जेर सदारत एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में कमिश्नर कराची, एडिशनल आईजी कराची और हसास इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इस इजलास में मुल्क दुश्मन अनासिर की पुश्त पनाही से रमजान मुबारक के महीने में मुमकिना दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए लाएअमल तय किया गया। इस इजलास में सिक्योरिटी इकदामात का तफसीली जायजा लेकर इन्हें मजीद मौसर बनाने के लिए इकदामात का तयन भी किया गया। डीजी रेंजर्स की जेर सदारत होने वाले इस इजलास में तमाम सिक्योरिटी इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग और हम आहंगी को मजीद मुस्तहकम बनाने पर भी जोर दिया गया है। नाज़रीन कराची में इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के दौरान 3 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत गिरने से मलबे तले 4 मजदूर दब गए। मजदूरों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे राहील सलमान के मुताबिक कराची के इलाके औरंगी टाउन में नाले के करीब इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया जा रहा था। ऑपरेशन के दौरान मुबैना तौर पर केएमसी के अमले की नातजर्बाकारी की वजह से अचानक इमारत गिर गई और मजदूर को बर वक्त वहां से निकलने का मौका न मिल सका। वो मलबे तले दब गए। अचानक इमारत गिरने से होने वाले इस हादसे की इतला मिलते ही पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी टीमें वहां पहुंच गईं और 4 मजदूरों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से एमक्यूएम के 3 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की है। इस 3 रुकनी वफ्द में आमिर खान, कुंवर नवीद जमील और वसीम अख्तर शामिल थे। वफ्द ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत होने वाले तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर तहफुजात का इजहार किया है। वफ्द का कहना था कि वफाकी हुकूमत के साथ होने वाले तहरीरी मुआहिदे में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। गवर्नर सिंध ने कहा कि वजीर आजम कराची की तरक्की में खसूसी दिलचस्पी रखते हैं। कराची के तरक्याती मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। नाज़रीन चंद दिन पहले कराची में कैम्ब्रिज बोर्ड के तहत जेर तालीम ए और ओ लेवल के तलबा ने प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा किया। इन तलबा का मुतालबा था कि कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एग्जामिनेशन को मनसूख किया जाए। तलबा का मौकफ था कि बरतानिया समेत दीगर ममालिक ने कोरोना की वजह से कैम्ब्रिज के इम्तहानात मनसूख कर दिए हैं, जबकि हमें इम्तहान देने के लिए कहा जा रहा है। तलबा के मुताबिक इनके इम्तहान के लिए तैयारी नहीं है। तलबा का कहना था कि हमें पूरा साल ऑनलाइन पढ़ाया गया है, हमारा सिलेबस भी मुकम्मल नहीं हुआ, इसके बावजूद इन्हें इम्तहान देने के लिए कहा जा रहा है। बगैर तैयारी के इम्तहान देने से इनका मुस्तकबिल खतरे में डाला जा रहा है। याद रहे कि कोरोना के पेश नजर पंजाब के कई शहरों में तालीमी इदारे बंद किए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होती है इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। कराची के इलाके अजीजाबाद ब्लॉक 2 में कब्जा माफिया ने खाली प्लॉट पर गैर कानूनी शादी हॉल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक खाली जमीन पार्क के लिए मुख्तस है जिस पर कब्जा किया जा रहा है। कब्जा माफिया ने प्लॉट की दीवारें तोड़कर तामीरात और पानी और सीवरेज की नई लाइंस डालना भी शुरू कर दी हैं। कब्जे की इतला मिलने पर SBCA के अमले ने इंक्वायरी के लिए पार्क की जगह पर पहुंचे। SBCA हुकाम का इस हवाले से कहना है कि ये जमीन पार्क के लिए मुख्तस है, किसी को भी इस जगह पर कब्जा नहीं करने देंगे। जी तो नाज़रीन ये था शहर कराची का हफ्ते भर का अहवाल। अब ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगी महनूर इफ्तिखार। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं कॉस्मोपॉलिटन की पहली स्टोरी की। तो महंगाई की सताई अवाम के लिए बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने उनकी मुश्किलात बढ़ा दी है। वज़ीर आज़म की तरफ से बिजली के बिलों में नीलम जेलम सरचार्ज का खात्मा खुशाइंद है, लेकिन बिजली की कीमत के साथ मुख्तलिफ टैक्सेस ने आम आदमी के लिए बिजली के बिल की अदायगी मुश्किल बना दी है। बिजली के बिल्स में बिजली की कीमत के अलावा 7 मुख्तलिफ टैक्स, सरचार्जेस और फीस शामिल हैं, जिनमें एक्साइज ड्यूटी, जनरल सेल्स टैक्स, फ्यूल चार्जेस, टीवी लाइसेंस फीस और सहमाई बुनियादों पर टैरिफ एडजस्टमेंट शामिल है। महंगे ज़राए से बिजली की पैदावार के बायस एक साल में बिजली की कीमतों में 4 मरतबा इजाफा किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं आमिर नवीद चौधरी की रिपोर्ट में।
मुल्क की दीगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की तरह लेस्को के सारिफिन भी वफाकी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा बिजली के होशरुबा नरखों से परेशान हैं। बिजली के बिल्स में बिजली की कीमत के अलावा 7 मुख्तलिफ टैक्स, सरचार्जेस और फीसें शामिल हैं, जिसमें एक्साइज ड्यूटी, जनरल सेल्स टैक्स, फ्यूल चार्जेस, टीवी लाइसेंस फीस और सहमाई बुनियादों पर टैरिफ एडजस्टमेंट शामिल हैं। महंगे ज़राए से बिजली की पैदावार के बायस एक साल में बिजली की कीमतों में 4 मरतबा इजाफा किया गया। कंज्यूमर को बिल आता है तो कंज्यूमर अपने टोटल जो यूनिट्स होते हैं उनको जब डिवाइड करता है, जो अपने बिल को डिवाइड करता है यूनिट्स पे, तो वो ये समझता है कि मेरा बिल को 25-26 रुपए पर यूनिट आ रहा है। तो वो तमाम तर गालियाँ पावर यूटिलिटी अपनी कंपनीज को देता है। उसे नहीं ये पता होता कि ये टोटल जो बिल आ रहा है ये मेरी कास्ट ऑफ एनर्जी नहीं है, कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे टैक्सेस भी शामिल हैं जो कि कंपनीज को नहीं जाते, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को नहीं जाते, बल्कि वो FBR को जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादती है। गवर्नमेंट को चाहिए ये टैक्सेस सारे ख़त्म करें और जो एक्चुअल बिल है वो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो कंपनीज को जाए। और सबसे बड़ी जो बात जो है कि जो पावर सेक्टर के जो फैसला साजी है इस वक्त वो नॉन इंजीनियर्स और नॉन प्रोफेशनल्स के हाथों में है। मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि वो पावर सेक्टर को प्रोफेशनल्स और जो इंजीनियर्स हैं और जो इस पावर सेक्टर के माहिरीन हैं उनके हाथों में दे, तब कि ये फैसला साजी बेहतर हो सके और गरीबों को सस्ती बिजली फराहम कर सकें। बिजली के बिलों में गुज़िश्ता कई साल से वसूल किया जाने वाला नीलम जेलम सरचार्ज वज़ीर आज़म इमरान खान ने चंद रोज़ कबल ख़त्म करते हुए 2018 के बाद से वसूल किया जाने वाला नीलम जेलम सरचार्ज सारिफिन को वापस करने का हुक्म भी दिया है, क्योंकि नीलम जेलम प्रोजेक्ट 2.5 साल कबल वापटा के हवाले किया जा चुका है। बिजली के बिल्स में फी यूनिट कीमत में इजाफे के साथ साथ 5 मुख्तलिफ स्लैब के तहत बिलिंग में कम बिजली इस्तेमाल करने वाले छोटे सारिफिन को दी जाने वाली मराहत भी खत्म कर दी गई हैं, जिससे आम आदमी के लिए बिजली जैसी बुनियादी जरूरत अब बोझ बन गई है। बिजली के बिलों में इतना इजाफा इन्होंने कर दिया, अभी ये कह रहे हैं जी हमने 34% और करने हैं, तो ये बिल कहाँ से देगी आवाम? सुई गैस के बिल बढ़ा दिए, पानी के बिजली के बिल बढ़ा दिए इन्होंने, इतनी महंगाई करके क्या करेंगे? पहले तो मतलब कि बिल 1500 आते थे, 2000 आते, अब डबल आ रहे हैं, मतलब कि डबल लग के आ रहे हैं, तो गरीब बंदे का तो जीना मतलब कि मुश्किल ही हो गया। नाज़रीन, डॉक्टर अमजद साकिब दुनिया में सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम अखुवत के बानी है। इस प्रोग्राम ने पाकिस्तान में लगभग 40 लाख गरीब खानदानों को 132 अरब रुपए से ज़्यादा रकम फराहम की है और पाकिस्तान की पहली फीस फ्री यूनिवर्सिटी अखुवत कॉलेज यूनिवर्सिटी का आगाज़ किया है। ये इदारा अखुवत क्या फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है और उनको किन मुश्किलात का सामना है, पूछते हैं बानी अखुवत अमजद साकिब से। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताएं कि अखुवत क्या है? अखुवत एक अदारा है जिसके ज़रिए से लोगों को छोटे कर्ज़े दिए जाते हैं ताकि वो गुर्बत से बाहर निकलें, और फिर इस अदारे ने एक बग़ैर फ़ीस के यूनिवर्सिटी भी कायम करने का इरादा कर रखा है। हम लोगों को कपड़े भी फराहम करते हैं, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी काम करते हैं, सेहत के लिए भी काम करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अखुवत इस अदारे के अलावा भी बहुत कुछ है। ये एक सोच है, ये एक नज़रिया है, ये एक ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है जो ये बताता है कि ज़िंदगी सिर्फ़ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी है। अच्छा अमजद साहब, ये बताएं कि अखुवत के कर्ज़े हुस्ना के अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? जी महानूर, शुक्रिया। बात यह है कि मैंने जैसे बताया कि अखुवत के कई एक तरह के प्रोग्राम है। बुनियादी प्रोग्राम कर्ज़ हसन ही है। हमने तकरीबन 43 लाख कर्ज़े दिए, 130 अरब से ज़ायद की रकम कर्ज़ के तौर पर पेश की। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक तालीमी प्रोग्राम भी शुरू कर रखा है जिसमें हम बग़ैर फ़ीस के बच्चों को आला तालीम देते हैं। इसके अलावा क्लोज़ बैंक है, यानी हम कहते हैं कि आपके पुराने कपड़े किसी के नए कपड़े बन सकते हैं, तो आप चाहें तो वो कपड़े हमें दे दें, हम उन्हें संवारेंगे, हम उनको स्टिचिंग करेंगे, इस्त्री करेंगे, धोएंगे और फिर उसके बाद उन लोगों को पेश कर देंगे एक तोहफे के तौर पर जिनके पास वो कपड़े भी नहीं हैं। छोटा सा एक सेहत का प्रोग्राम भी है। इसके अलावा हमने ख्वाजा सराओं की बहबूदी के लिए भी काम शुरू कर रखा है। ठीक, अमजद साहब, अखुवत तो सूद के बगैर छोटे कर्जे फराहम करने वाला इदारा है। आपको अखुवत की तरफ से तालीमी इदारा बनाने का ख्याल कैसे आया? जी, अखुवत का बुनियादी काम तो मैंने कहा कि छोटे कर्जे देना ही है। तो हमने कहा कि ये छोटे कर्जे कारोबार के लिए हैं, तो क्यों ना बड़े कर्जे दिए जाएं जो लंबे अरसे के लिए हों और वो तालीम के लिए हों। यानी ऐसे तालिब इल्म जो आज फ़ीस नहीं दे सकते लेकिन सलाहियत रखते हैं, तो उनको हम कहें कि तुम आज पढ़ लो और 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद फ़ीस अदा कर देना। तो ये लॉन्ग टर्म कर्ज़ हसन है।
ठीक सर, ये बताएं कि अखवत यूनिवर्सिटी की तामीर में आपको किस मुश्किलात का सामना है? जी, अखवत यूनिवर्सिटी की तामीर कोई आसान काम नहीं है। पहले तो हमने ज़मीन ख़रीदी, फिर उसके बाद तामीर का काम शुरू हुआ। तो इस पूरे काम में हज़ारों करोड़ों रुपए चाहिए। तो हमारे पास वसाइल नहीं थे, जज्बा था, शौक़ था, जुस्तजू थी, दोस्त थे, साथी थे। तो हमने कहा कि एक एक ईंट बेचेंगे, 1000 रुपये की कोई एक ईंट ख़रीद ले, कोई 10 ईंटें ख़रीद ले, कोई 100 ईंटें ख़रीद ले। यूँ ये एक तहरीक चली और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हम पर एतमाद किया और एक एक ईंट, 10-10 ईंटें, 20-20 ईंटें ख़रीदने लगे और इमारत का एक बड़ा हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अब वहाँ पर बच्चे तालीम भी पा रहे हैं। अमजद साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका इदारा ज़रूरतमंद तलबा और तलबात को कैसे ढूंढता है? हम हर सूबा में जाते हैं, हम बड़े बड़े अज़ला में जाते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ़ स्कूलों में, कॉलेजेस में इतला करते हैं और उसके नतीजे में लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं। दो चीज़ें हम देखते हैं, एक बेहतरीन सलाहियतों का हामिल होना ज़रूरी है और दूसरा ये है कि वो उस ख़ानदान से हों जिनके पास वसाइल की कमी हो, यानी वो सफ़ेद पोश लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन कम आमदनी की वजह से पढ़ा नहीं पाते। तो फिर हम फैमिली इंटरव्यू करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं, उनका सलाहियतों को परखते हैं और फिर उसके बाद हम उनको दावत देते हैं कि वो हमारे पास आएँ। अमजद साहब, आपने एक कैंपेन है 8988 मैसेज कैंपेन, ये क्या है, इस बारे में भी बताइएगा। जी, ये भी हमने एक छोटा सा एक काम किया कि 8988 पे अगर आप एक SMS कर दें, एक मैसेज दे दें, सिर्फ सलाम लिख के भेज दें या हाय हेलो लिख के भेज दें, तो 20 रुपए का जो अतिया है वो अखुवत के पास पहुंच जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने दिन का आगाज़ इस छोटे से अतिया से करें, इस सदका से करें। फ़कीरों को हम खैरात देते हैं, इससे हम उनको आदी बना देते हैं। उससे कहीं बेहतर है कि आपकी ये रकम एक अतिया के तौर पर अखुवत के पास आए और अखुवत के तवस्सुत से मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे। ठीक है अमजद साहब, इसी पे मज़ीद आपसे जानना चाहेंगे कि इस कैंपेन का बुनियादी मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद तो यही है कि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाना, लोगों को इस तरफ माइल करना और वसाइल को इकट्ठा करना। वो वसाइल मिलेंगे तो यूनिवर्सिटी बनेगी या बाकी काम होंगे और बड़ी मामूली रकम है 20 रुपये। कोई भी शख्स किसी भी वक्त अगर किसी जहनी या और तरह की परेशानी का शिकार है तो वो अल्लाह की राह में दे के यकीनी तौर पर एक रूहानी मुसर्रत से हमकिनार हो सकता है। अमजद साहब, इस हवाले से भी बताएं कि अगर कोई शख्स SMS कैंपेन के अलावा किसी और तरीक़ाकार के ज़रिए खुद को अतियात देना चाहे तो वो कैसे दे सकता है? जी, 8988 कैंपेन तो एक छोटा सा एक काम है। आप हमारे पोर्टल पे जाएं, हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर आप बराह रास्त भी डोनेशन दे सकते हैं। मुख्तलिफ़ बैंकों के पोर्टल पर भी अखुवत का नाम दर्ज है, वहाँ पर भी आप डोनेट कर सकते हैं। आप बज़रिया चेक भी डोनेट कर सकते हैं। आप हमारे नुमाइंदे को फ़ोन करके बुला के घर भी आप चेक के ज़रिए से वो रकम दे सकते हैं। ज़ाहिर कैश कोई नहीं वसूल करेगा, तो आप बैंकिंग के निज़ाम के तहत ऑनलाइन या 8988 या चेक के ज़रिए से ये चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है अमजद साहब, रमज़ान मुबारक शुरू हो रहा है, इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, आपने रमज़ान की निशानदेही की। ज़ाहिर है ये बरकतों का, रहमतों का एक महीना है, तो इस महीने में देने की लज्जत और बेदार हो जाती है। इस महीने में देने के और ज़्यादा सवाब है और ज़्यादा इंसान नेकियां कमा सकता है। तो रोज़ा सिर्फ़ भूखे रहने का नाम नहीं है, रोज़ा ईसार है, रोज़ा कुर्बानी है। रोज़ा इस एहसास को बेदार करता है कि कोई और शख्स जब गुर्बत के शिकंजे में कसा हुआ हो उस पर क्या बीतती है। तो इस हवाले से हमें जी खोल कर देना चाहिए। नमाज़ पढ़ना अगर लाजिम है, रोज़ा रखना अगर लाजिम है, तो इस महीने में ज़कात देना भी लाजिम है। तो हमें अपने वसाइल अल्लाह की राह में देने चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि जो कुछ हमें मिला वो सिर्फ़ हमारा अपना हक़ नहीं है, बल्कि जो कुछ हमें मिला ये किसी का इनाम है। तो इस इनाम का शुक्र तभी अदा हो सकता है जब हम इसमें किसी और को भी शरीक करें। नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर दुनिया भर खुसूसन पाकिस्तान के लिए पहले से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुई है, जो हम सबसे ज़्यादा एहतियात का तकाजा करती है। मोहलिक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो चुका है, जबकि माहिरीन ने भी कोविड वैक्सीन को इंसानी ज़िंदगी के लिए महफूज और तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन करार दिया है।
लाहौर में 5 से ज़ायद सेंटर्स और तकरीबन तमाम सरकारी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा ज़रूरी है कि पुरहजूम जगहों पर जाने से गुरेज किया जाए और सफाई का ख्याल रखा जाए ताकि इस मोहलिक और ख़तरनाक वायरस को शिकस्त दी जा सके। इस बारे में बता रहे हैं यूसुफ अब्बासी अपनी रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में कोरोना वायरस की रोकथाम की गर्ज से वैक्सीनेशन पर आवाम का भरपूर एतमाद देखने में आया है, जबकि माहिरीन तिब ने भी कोविड वैक्सीन को इंसानी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का यकीनी ज़ामिन करार दिया है। ताहम कोरोना SOPs पर अमल दरामद जारी रखने पर जोर दिया है। नई जो म्यूटेशंस और वेरिएशंस आई हैं B117, उसकी वजह से इसका फैलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो इसलिए हमें एहतियात का दामन इस वक्त नहीं छोड़ना। हमें ये मास्क नामी चीज़ अपनी ज़िंदगी में हर सूरत हर वक्त रखनी है। हमें किसी पुरहजूम जगह पे नहीं जाना। माहिरीन तिब के मुताबिक मुंह पर मास्क और समाजी फासले की एहतियात से कोरोना वायरस से 70% तक महफूज रहा जा सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि हर उम्र का फ़र्द कोरोना SOPs को 100% इख्तियार करे और हस्ब ज़रूरत हुकूमत की जानिब से मुफ्त कोरोना वैक्सीनेशन से मुस्तफ़ीद हो। जो भी वैक्सीन आपको मिल रही है, कोई भी वैक्सीन, उसको फ़ौरन लगाएं। अगर वो 1 डोज़ की वैक्सीन है जैसे कैंसाइनो की है तो 1 डोज़ काफ़ी है। अगर 2 डोज़ की वैक्सीन है जैसे साइनोफार्म है तो 2 डोज़ काफ़ी है। इस वक्त पंजाब समेत मुल्क भर में कोरोना की वैक्सीनेशन का पहला मरहला जारी है, जिसके तहत पहली डोज फ्रंटमैन सोल्जर्स तिब्बी अमला, जबकि दूसरे मरहले में 60 साल से जायद उम्र के अफराद को लगाई गई, जबकि तीसरे मरहले में 50 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन जारी है। महकमा सेहत की जानिब से कहा गया है कि 3 महीने बाद कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज दी जा सकती है। वक्ती तौर पर कोरोना वैक्सीनेशन की 6 महीने में एहतियात तय की गई है। ताहम ये फैसला होना अभी बाकी है कि कोरोना से बचने के लिए डोज का कोर्स साल में 2 मरतबा होगा या 4 मरतबा होगा। अगर आपको कोरोना हो चुका है एक दफ़ा, फिर भी आपको वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जिस्म में जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं, वो न्यूट्रलाइज वायरस को नहीं करती। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ के लिए आपको फिर वैक्सीन ही लगानी है। शहरियों की जानिब से वैक्सीनेशन सेंटर पर दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। इंतज़ामात बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात है जी। हम यहाँ पे कोई 10-15 मिनट में फारिग हो गए हैं। बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं यहाँ पे, और मेरे ख्याल में तो हर बंदे को लगवानी चाहिए। हुकूमत का बहुत ऐसा इक़दाम है ये। ना कोई तकलीफ़ है ना कोई परेशानी है, तो अगर अपनी सेहत अच्छी है तो सबकी सेहत अच्छी है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में उम्मीद की जा रही है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली जाएगी। तो ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। अब मुझे दीजिए इजाज़त। इस्लामाबाद के अहवाल के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम में शामिल करेंगे पहली खबर। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ किया कि मुल्क भर में कोविड वैक्सीन के लिए अब तक 60 साल से ज़ायद उम्र के 8 लाख अफराद की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जबकि 2.5 लाख अफराद को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। इस्लामाबाद में अब तक महज 42,000 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। इस्लामाबाद में मौजूद वैक्सीनेशन सेंटर से मुतल्लिक अवाम कितने मुतमईन हैं और वैक्सीनेशन प्रोसेस से मुतल्लिक लोग क्या राय रखते हैं, इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा आसान ये प्रोसेस था, इसलिए कि कल ही मेरे बेटे ने मेरी रजिस्ट्रेशन करवाई। कल रात को ही मैसेज आ गया कि आप सुबह आके पिम्स से अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। मेरे ख्याल में इट्स वेरी कंफर्टेबल टू सिट ओवर हियर। प्रोसेस तो बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ यह है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आप अपनी बेहतरी के लिए अगर अपने लिए टाइम ही निकाल सकते तो फिर किसके लिए निकालें। बहुत अच्छा स्टाफ था और बहुत अच्छे तरीके से लगाया इन्होंने, और मेरे ख्याल में 2 मिनट लगे हैं सिर्फ। बहुत अच्छा इंतज़ाम है इनका।
वैक्सीनेशन से मुतल्लिक एक और मसला जो देखने में आ रहा है वो है पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की अफराद या इस्लामाबाद में मुकीम गैर मुल्की शहरी वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से तजब्जुब का शिकार हैं। NCOC ने फिल वक्त तक इस हवाले से कोई पॉलिसी अब तक वज़ा नहीं की है। पाकिस्तान में क्या गैर मुल्की अफराद को वैक्सीन की फराहमी अमल में आ सकेगी? पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की कितनी खुराकें आ चुकी हैं? वैक्सीनेशन का अमल कब तक मुकम्मल होगा? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन हामिद जो पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा टाइम देने के लिए। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अब तक कोरोना वैक्सीन की कितनी खुराकें आ चुकी हैं और कितने आने के मरहले में हैं? देखिए जी, शुरू के अंदर हमें साइनोफार्म की चाइना से एज अ गिफ्ट रिसीव हुई थी, तकरीबन 1.5 मिलियन 15 लाख के करीब हमें रिसीव हुई थी। उसके बाद अब पाकिस्तान ने जो परचेज की हैं उसके अंदर 10 लाख खुराकें जो हैं वो हमने साइनोफार्म की मंगवाई हैं और 60,000 खुराकें जो हैं वो कैंसिनो बायो की हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुकी हुई हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में अप्रैल के मिड तक हम लोग कैंसिनो बायो से 30 लाख डोजेस का कॉन्सेंट्रेट जो है वो मंगवा रहे हैं जो 15 अप्रैल तक पहुंच जाएगा। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि अब तक कितने अफराद ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है और वैक्सीन कितने लोगों को लग चुकी है? देखिए, शुरू में जब हमने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन खोली थी तो तकरीबन 4.5-5 लाख के दरमियान हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाया था। ये फिगर्स डेली वेरी करते हैं। शुरू में ये प्रोसेस स्लो था, अब ज्यादा लोग सामने आ रहे हैं और अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में इस वक्त कितने वैक्सीनेशन सेंटर एक्टिव हैं और रोजाना की बुनियाद पर कितनी वैक्सीन लग रही है? देखिए जी, इस वक्त तकरीबन 15 के करीब वैक्सीनेशन सेंटर्स इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं और कुछ की कैपेसिटी ज़्यादा है, कुछ की कम है। कहीं 300 के करीब स्केड्यूल होते हैं रोज़ लोग, बाज़ जगह पे इससे भी ज़्यादा स्केड्यूल हो रहे हैं और जो छोटे सेंटर्स हैं वहाँ इससे थोड़े कम, मगर लोग अब ज़्यादा तादाद में बाहर आ रहे हैं। ठीक है, ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से कोई टारगेट सेट किया गया है कि पूरी कौम को वैक्सीनेशन का मरहला कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? गवर्नमेंट का टारगेट जो है वो तकरीबन 70 मिलियन का है कि अगर हम इतनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला इस वबा का फैलाव जो है उसमें ठहराव आ जाएगा। पाकिस्तान में जो मौजूद गैर मुल्की और दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद हैं जिनको वैक्सीनेशन से मुतल्लिक अब तक कोई पॉलिसी वज़ा नहीं की गई है और वो तजब्जुब का शिकार हैं कि क्या इस हवाले से कोई पॉलिसी आने वाली है? जो नाइकॉप के ओवरसीज वाले पाकिस्तानी हैं उनके लिए फ़िलहाल अभी रजिस्ट्रेशन उनके लिए ओपन नहीं की थी, पर अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये मसाइल आ रहे हैं इनको और इनकी ट्रैवलिंग में इश्यूज आ रहे हैं तो इसके लिए भी इंशाल्लाह ताला जल्दी कोई पॉलिसी NCOC की तरफ से सामने आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में शिरकत के लिए। शामिल करते हैं अगली खबर। यूँ तो महंगाई के जिन ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है और महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही और इसकी ताज़ा मिसाल इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक मुल्क में महंगाई में इजाफे का सिलसिला मुसलसल जारी है और फरवरी की निस्बत मार्च में महंगाई में 3% इजाफा हुआ। हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का इतलाक 10 अप्रैल से करने का ऐलान भी किया है। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा सब्सिडी को क्या अवाम काफ़ी समझते हैं और क्या यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खोरो नोश सस्ती फराहम की जा रही है? इस हवाले से देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। बहुत मुश्किल है, ना आटा ना चीनी कुछ भी नहीं मिलता, तो अगर इससे और थोड़ा बेहतर कर दे तो अच्छा है। जो मेन चीज़ें हैं जैसे चीनी है, आटा है और घी है, इस पे तो और बहुत ज़्यादा देनी चाहिए। चीनी तो यहाँ पे है, सस्ती है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो क्वालिटी उसकी बेहतर है। मार्केट के मुकाबले में भी वही है, रेट्स वही ज़्यादा ही हैं रेट्स यहाँ पे। यूटिलिटी स्टोर पर अवाम रमज़ान पैकेज से किस हद तक मुतमईन है ये हमने देखा। मुल्क में महंगाई की बढ़ती इस लहर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और रमज़ान पैकेज क्या इस महंगाई में कमी का बाइस बन सकता है? इस हवाले से हम बात करेंगे शमसुल इस्लाम साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आपकी नज़र में महंगाई को कम करने के लिए कोई इक़दामात कौन से होने चाहिए जिससे रोज़मर्रा अशिया की कीमतों को कंट्रोल किया जा सके? देखिए जी, हुकूमत को चाहिए कि पहले तो जो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको कम करें और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका इंटरेस्ट। दुनिया में 0% पे चले गए इंटरेस्ट, हमारे पास आज भी 7% पे रखा हुआ है। उस इंटरेस्ट को कम करना चाहिए। नेक्स्ट जो MPC होती है उसमें इंटरेस्ट कम करें ताकि इंटरेस्ट कम होने से उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। फिर आप जो
पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाते हो और बिजली की प्राइसेस हर हफ्ते के हिसाब से आपको नई इंक्रीज अखबारों में आ जाता है। ज़राअत की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। इसके ऊपर कई सालों से कोई तवज्जो नहीं हुई। हमारी 5.7% ग्रोथ हुआ करती थी, अब जाके जो है लेस देन 2% ग्रोथ एग्रीकल्चर में आ गई है। तो आपकी आबादी 2-2.25% के हिसाब से सालाना बढ़ रही है, रिसोर्सेज आपके पास कम है, आप अपनी खाने पीने की चीजें इंपोर्ट करने पे चले गए, तो ये पॉलिसी की खराबी है, उसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शम्स साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। शामिल करते हैं अगली खबर। बिजली की कीमतों में इजाफे के बारे में खबरें अक्सर सुनने को मिलती हैं और ये शोर भी अक्सर सुनने को मिलता है कि हुकूमत बिजली के बिलों में पै दर पै इजाफा करके आवाम का जीना मुश्किल बना रही है। पाकिस्तान में बिजली की तकसीम कार कंपनियां सारिफ को जो बिल भेजती हैं उस हवाले से सारिफ हमेशा शिकायत करते नजर आते हैं कि हर माह बिजली का बिल गुज़िश्ता माह से ज़ायद आया है। इस्लामाबाद में सारिफ को मौसूल होने वाले बिल पर हुकूमत कितने टैक्सेस वसूल कर रही है, सारिफ को फी यूनिट बिजली कितने की मिल रही है और बिजली के बिल को कम कैसे किया जा सकता है। इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे जैकम नकवी। जैकम, ये बताइए कि आइस्को की जानिब से इस्लामाबाद के सारिफीन को जो बिजली का बिल मिलता है उस बिल के मुताबिक सारिफ को फी यूनिट बिजली की कीमत कितनी पड़ती है? जो घरेलू सार्फिन हैं उनके जो मुख्तलिफ स्लैब्स बनाए गए जिसमें 1 से 50 यूनिट तक के जो सार्फिन हैं उसके लिए 3 रुपये 95 पैसे फ़ी यूनिट बिजली जो है वो उनको कास्ट की जा रही होती है। इसी तरह 50 से 100 यूनिट तक के लिए 7 रुपये 74 पैसे और इस 100 से 200 यूनिट जो है उसके लिए 10 रुपये 6 पैसे जो है वो यूनिट कास्ट की जाती है। जबकि जो 200 से 300 यूनिट है जो एक मिनिमम स्लैब जिसको कहा जाता है कि कम से कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं लोग, उसके लिए 12 रुपये 15 पैसे जो है फ़ी यूनिट जो बिजली कास्ट की जा रही है। और इसके अलावा जो ज़्यादा जो तकरीबन 80% से ज़्यादा जो सार्फिन हैं उनके लिए 301 यूनिट से लेकर जो 700 यूनिट तक के जो उनका कास्ट जो है उसके लिए एक अलग स्लैब बनी और उसमें उनके लिए 19 रुपये 55 पैसे जो यूनिट है वो उनको कास्ट की जा रही है। जबकि 750 से ऊपर जितनी भी अगर कोई यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसके लिए एक ही लमसम जो है वो स्लैब बनाई गई है कि 22 रुपये 65 पैसे जो है उनको कास्ट की जा रही है। जबकि दूसरा जो एक 3 फेज़ मीटर्स जो आम बड़े घरों में और जो कमर्शियल मीटर जिनको कहा जाता है उनके लिए 2 ही स्लैब्स हैं, एक उनके लिए पीक टाइम है और एक ऑफ पीक टाइम है। पीक टाइम में उनके लिए जो 22 रुपये 65 पैसे फ़ी यूनिट जो है इस्लामाबाद के जो कमर्शियल सार्फिन हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है और ऑफ पीक टाइम जो है उसमें उनके लिए 16 रुपये 33 पैसे जो है वो फ़ी यूनिट जो है कास्ट की जा रही है। हुकूमत माहाना बिजली के बिल पर एक सारिफ से पीटीवी फीस, टैक्सेस, लेवी और सरचार्ज की मद में कितने पैसे वसूल कर रही है? देखिए, जो एक लमसम टैरिफ जो है नेपरा मंजूर करता है उसमें जो मुख्तलिफ उसमें सरचार्ज होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं और उसमें जो इनकम टैक्स के अलावा जो GST जो है वो भी आजकल उस पर लागू किया जा रहा है। टैरिफ है इस वक्त जो मंजूर शुदा है वो 11 रुपये 93 पैसे जो है वो मंजूर किया जाता है, लेकिन उस पर जो मुख्तलिफ गर्दिशी कर्जे हैं उनकी मद में 43 पैसे जो है फ़ी यूनिट जो है वो भी FC सरचार्ज जो है वो लागू किया गया है। PTV की फ़ीस जो है वो 35 रुपये वसूल की जाती है। और जो अभी इतलात मौसूल हो रही है कि जो नीलम जेलम सरचार्ज जो है वो हुकूमत ने ख़त्म कर दिया और उसकी जो अदायगी है वो दोबारा रिवर्स बैक भी की जा रही है। और उसके बाद जो स्लैब्स में जो तकसीम किया जाता है तो जो सार्फिन है इसी वजह से उनको महसूस होता है कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है, और जो हुकूमत की जानिब से एक ऑर्डिनेंस के जरिए इस बात का अंदिया दिया गया है कि बिजली मज़ीद महंगी होगी, आपकी नज़र में हुकूमत बिजली मज़ीद कितना महंगा करने जा रही है? देखिए, जो आर्डीनेंस आया पहले हम उस पर बात करते हैं कि जो आर्डीनेंस है उसमें हुकूमत को अब इख्तियार होगा कि जो 10% उनका जो कंपनी का रेवेन्यू होगा उस पर सरचार्ज जो है वो लगा सकती है। 4.5 रुपये तक फ़ी यूनिट जो है बिजली इख्तियार जो है वो हुकूमत को मिल गया है कि वो महंगी कर सकती है। अच्छा जैकम, ये भी बताइएगा कि अगर सारिफ बिजली के बिल में बचत करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? उससे बचने के लिए सिर्फ एक ही हल है कि आप अपने जो घर है उस पर सोलर पैनल की इन्वेस्टमेंट करें और सोलर पैनल के बाद नेट मीटरिंग से आपको इजाफी हो सकता है कि एक वक्त है कि आपके पास जो आपका जो मुख्तलिफ डिस्कोज हैं वो आपकी दहिंदा होंगी और आप उनसे पैसे वसूल करने की पोजीशन में होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैगम। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।